हेलो वांगशी लवर्स एंड एजान लवर्स। तो गाइस, मुझे आपसे इस एफएफ के रिगार्डिंग एक बात करनी है। एक्चुअली इस वर्ल्ड में डिमोनिक कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल कल्टीवेशन दोनों ही इक्वली ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डिमोनिक कल्टीवेशन है तो बहुत बुरा है वो इंसान या बहुत अच्छा है अगर वो कोई इंसान स्पिरिचुअल कल्टीवेशन यूज़ करता है। एक्चुअली इस वर्ल्ड में डिमोनिक कल्टीवेशन के लिए भी बहुत ही सारे गुरु हैं, बहुत ही सारे टीचर्स हैं जो हमें इस तरीके के डिमोनिक कल्टीवेशन को सिखाते हैं, कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे डिमोनिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बाद भी हम इमोर्टैलिटी कल्टीवेट करते हैं या हम अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखते हैं, ये सब कुछ सिखाया जाता है। इसीलिए हर क्लैन में इस खास कुछ टीचर्स हैं और लैंग क्लैन में जैसे जैसे स्टूडेंट्स हर एक क्लैन के आते हैं तो उनके सब्जेक्ट या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं और कुछ टीचर्स डिमोनिक कल्टीवेशन का भी यूज़ करते हैं। बट हाँ, ये लैंड क्लैन में के डिसिपल चूज़ करेंगे कि आखिर उन्हें किस तरीके की कल्टीवेशन सीखनी है या प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए उन पर कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं है कि अगर तुम लैंड हो तो तुम्हें स्पिरिचुअल कल्टीवेशन ही प्रैक्टिस करनी होगी। और हाँ, वेन क्लैन और वे क्लैन, इन दोनों ही क्लैन्स में कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है, सिर्फ डिमोनिक कल्टीवेशन। इनमें कोई भी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन नहीं होती है। बट लैंड क्लैन में दोनों ही प्रैक्टिस की जाती है। जियांग क्लैन, नी क्लैन, इन दोनों में सिर्फ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की जाती है। और बात जिन क्लैन की, तो जिन क्लैन में दोनों ही स्पिरिचुअल और डेमोनिक कल्टीवेशन का यूज़ किया जाता है, दोनों ही प्रैक्टिस की जाती है। ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। तो आई होप सो कि आप इस बात को समझ जाएंगे क्योंकि आगे में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो चलिए आज के पार्ट को हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था वीकलैंड की एंट्री हो गई थी और वहाँ के तरफ से हमारे खुद वीकलैंड के राजकुमार आए थे जिनका नाम वी लुयांग है और वो वीकलैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। वो एंटर करते हैं और गेट पर ही खड़े हो जाते हैं। वो हमारे हंगवंग जिन की तरफ मुड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली, बहुत ही ज़्यादा रूडली और बहुत ही ज़्यादा शेमलेसली कहते हैं, ओमेगा, वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने काफ़ी सुना है तुम्हारे बारे में, बट मुलाकात करने का समय नहीं मिला। वैसे कोई नहीं, मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हूँ तुम्हें अपने साथ वीकलैंड लेकर जाने के लिए। मुझे यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। देखो, और वो अपने पीछे दिखाता है जहाँ पर ऑलरेडी ब्राइड का हर एक सामान, ब्राइड के लिए उसके कपड़े, ज्वेलरीज, बहुत ही सारे पैसे और यहाँ तक कि एक पूरा रेड कार्ट जिसमें ब्राइड्स बैठकर उसके स्पाउस के घर जाती हैं, वो भी रेडी था एकदम। बाकी सभी लोग रेड अटायर में आए थे। और फिर वो ऐसा कहकर दिखाते हुए कहता है, उस वांगची के सामने काफ़ी सारी ज्वेलरीज खोलते हुए कहता है, देखो ये सब ज्वेलरीज हैं, चुपचाप इन्हें एक्सेप्ट करो और इस कार्ट में बैठकर मेरे साथ वापस वीकलैंड चलो। मैं तुम्हें अपनी ओमेगा बनाना चाहता हूँ। और वैसे भी मैंने काफ़ी सुना है हंगवंग जुन के बारे में, और तुम वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा हो जो मेरे साथ वीकलैंड को रूल करेगा। सो चलो। और हाँ, मैं यहाँ पढ़ने में या टाइम पास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ तुम चलो। वैसे भी तुम्हें एक ओमेगा हो तो कोई ना कोई अल्फ़ा तो तुम्हें चाहिए ही होगा, तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, तुम्हें जल्दी चलना होगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं यहाँ ज़्यादा टाइम पास करने नहीं आया हूँ। और वह ऐसा कहकर जल्दी से हमारे हंगवंग जुन के हाथ को पकड़ने ही वाला था, तभी एक ज़ोर से तलवार उन दोनों के बीच में आकर रुक जाती है, ज़मीन में आकर फेंक दी जाती है, गाड़ दी जाती है एकदम स्पीड से, जिससे वी लुयांग पीछे जाके गिरता है। और वो गुस्से में उठते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई, आखिर वो कौन है। और तभी हंगवंग जुन और उस वी लुयांग के बीच में हमारा मो शानशो खड़ा हो जाता है और वो गुस्से में, उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा गुस्से में था। और वो कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाँ, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम कहीं के राजकुमार हो तो तुम हमारे हंगवंग जुन का अपमान कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, तुम उन्हें टच करो जो मुझे बिलोंग करता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तुम खुद को बहुत महान समझते हो ना, इतने ज़्यादा एरोगेंट हो।
कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हो, एक अल्फा हो, तो इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंगवंग जिनको टच करने की? हाँ। और वो उस हाथ को पकड़ के घुमा देता है कस के, और वे लुयांग चिल्लाने लगते, कहते क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे हाथ को। और वो शांशु कहता है, अच्छा दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है, वैसे ही उसे भी लग रहा है जिसे तुमने डिसरिस्पेक्ट किया है। इसलिए अगर तुम चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे राजकुमार लान के सामने अपने घुटनों पे झुको और उनसे माफ़ी मांगो, और चुपचाप जो तुम्हारे लिए रूम तैयार किए गए हैं वहाँ जाके रहो, और जैसे जिस काम के लिए आए हो, यानी पढ़ने के लिए, चुपचाप वो करो। और हाँ, राजकुमार की डिसरिस्पेक्ट की है तो पनिशमेंट लो। वो चिल्ला रहा था और भी लुयांग गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे तो ठीक है, जो करना है वो मैं करूँगा। मो शांशु अपनी तलवार को बुलाता है एंड वो उस राजकुमार लुयांग के गर्दन पर रख देता है, और तब कहता है, माफ़ी मांगो वरना आज इसी वक्त तुम्हारा अंत हो जाएगा। और वैसे भी मैं किसी क्लैन को बिलोंग नहीं करता, और ना ही मैं लैंग क्लैन को बिलोंग करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स चाहे मुझे मार दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुमने जिसका डिसरिस्पेक्ट किया है उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए था, और अगर किया है तो माफ़ी मांगो, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है, समझे। और तब फी लुयांग अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज़ करने का सोचता है, और जैसे ही वो अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन का यूज़ करने लगता है, तुरंत ही मो शांशु उसकी डिमोनिक कल्टीवेशन उसको एक कोर को ब्लॉक कर देता है। और तब फी लुयांग इसे देख के हैरान हो जाता है, और फिर वो कहता है, मेरे पास काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, क्राफ्टी थिंग्स हैं, इसलिए तुम मेरे सामने तो नहीं जीत सकते, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ये बात तुम याद रखो। और वो उसकी गर्दन में अपनी तलवार को प्रेस करने लगता है, जिससे अब खून भी आने लगा था। वी लुयांग कहता है, ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और फिर वो उसे पकड़कर हंगवंग जुन के पैरों के पास फेंक देता है, और वो पूरी तरीके से वी लुयांग उसके पैर पे गिर जाता है। और तब वो कहता है, मो शांशु माफ़ी मांगो। या फिर लुयांग हंगवंग जुन की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती थी, मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो कहता है, अच्छे से प्रॉपर माफ़ी मांगो, तुमने डिसरिस्पेक्ट किया उनका ओमेगा होने से, तुमने डिसरिस्पेक्ट की लैंग क्लैन की, उनकी पावर की डिसरिस्पेक्ट की है, प्रॉपर माफ़ी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। वो अभी भी उसकी आंखें रेड थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। और तब लुयांग अच्छे से प्रॉपरली अपनी नीज़ पे बैठता है, हाथ जोड़कर जुन से अपनी हर एक बदतमीज़ी के लिए माफ़ी मांगता है, और फिर वो उठता है और उन सभी पर्सन को, वो सभी जो ज्वेलरीज कपड़े कार्ड लाए थे, उन्हें आदेश करता है कि वो वापस वीकलैंड जा सकते हैं। और वो चुपचाप गुस्से में पहले मो शांशु को घूरता है, और फिर वहाँ पे खड़े डिसिपल जो लैंग क्लैन के थे उनसे कहता है, चलो मेरा कमरा दिखाओ मुझे। और वैसे गुस्से में कहकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी ये सब कुछ चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे क्या कह रहा है, उसे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए नई नहीं थी। काफ़ी सारे अल्फ़ा जो काफ़ी एरोगेंट है वो अक्सर उसे ऐसे ही ट्रीट करते थे, हालांकि बाद में वो उन्हें अच्छा मज़ा चखाता था, ये अलग बात है। बट हाँ, आज इससे पहले कि वो कुछ करता, उससे पहले ही आज किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया, और आज वो उस पर्सन को देख रहा था जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और वे लुयांग को घूर रहा था, देख रहा था। वांग जी मो शांशु के पास जाता है एंड उसके हैंड्स को पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है, और जैसे ही वांग जी का टच मो शांशु फील करता है, वो तुरंत ही अपनी आइज़ को वांग जी की तरफ टर्न करता है, और अब उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी, शांत हो गई थी। वांग जी कहता है, इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमेशा होता ही है, कोई नई बात नहीं है। तो फिर मो शांशु गुस्से में कहता है, नई बात नहीं है? क्या आप हंगवंग जुन नहीं है द मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर? हाँ, आपके पास इसका टाइटल है, यूज़ क्यों नहीं करते?
क्यों ये सब गंदी बातें आप सुन रहे थे? वो आपकी ओमेगा होने पर इंसल्ट कर रहा था, आपको अपनी क्वीन बनाना चाहता था, वो भी इतनी डिसरिस्पेक्टफुली। क्या ये गलत नहीं है? क्या आपको बोलना नहीं चाहिए था? आप ऐसे कैसे सुन सकते हैं? सच में आप इतने पावरफुल हैं, आप अपनी बेचन से उसका गला काट सकते थे, पर क्यों नहीं किया? आप ऐसे कैसे उसकी गंदी बातें जस्ट सुने जा रहे थे? क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? हाँ, आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं? आंसर करिए। क्या आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि कितना ज़्यादा गलत बात उसने कही है? अब वो आखिर कैसे इस तरीके से आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है? क्या उसे बिल्कुल भी अकल नहीं है? पता नहीं किसने इसे वीकलैंड का राजकुमार बना दिया। बिल्कुल भी अकल नहीं है, केवल एक घमंडी अल्फ़ा है। ये सभी अल्फ़ा होने पे दाग है, जो ओमेगा की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसकी परवाह नहीं कर सकते, केयर नहीं कर सकते। ऐसे अल्फ़ा होकर इससे अच्छा कि ये सब ना ही होते। काश ये सब गधे होते, ताकि इन पर अच्छे से मैं पनिश कर सकता। वो गुस्से में था और वांगजी से देखकर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। पहली बार वो चुपचाप इतने प्यार से किसी की डांट खा रहा है, और ये सब कुछ पीछे खड़े हमारे लैन हुआन देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वांगजी को इस तरीके से डांटने का अधिकार तो केवल सिर्फ और सिर्फ वांगजी ने उसके अंकल को दिया हुआ है। बाकी लैन क्लैन में कोई भी उसे ऐसे डांट नहीं सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि अगर उसे डांटने स्टार्ट कर दिया तो वो प्यारे प्यारे मुंह बनाता, उसे मनाता, थोड़ी थोड़ी बातें फुसलाता बहलाता, और फिर वहाँ से वो भाग जाता। कभी भी वो पूरी डांट नहीं सुनता। बट अभी तो ये इस पर्सन की पूरी डांट सुन रहा है, और वो भी इतनी शांति से खड़े होकर। वांगजी की हरकतें लैन हुआन समझ नहीं पा रहे थे। आखिर उनका भाई ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, जबकि उसे बिल्कुल भी किसी की डांट खाना पसंद नहीं है, और आज ये बहुत ही प्यार से उसकी डांट खा रहा है, और बड़े आराम से, वो भी मुस्कुराते हुए। हुआन तो हैरान थे। इनफैक्ट वांगजी को डांटने का अधिकार तो हुआन के पास भी नहीं है। अगर हुआन उसे डांटना भी चाहे तो वांगजी अपने प्यारे पपी आईज बनाता है, मुंह बनाता है क्यूट क्यूट, और फिर वहाँ से अपने गगो को अच्छे से फुसलाता बहलाता भाग जाता है। बट आज इस पर्सन की डांट खा रहा है, वो भी इतने आराम से खड़े होकर। हुआन तो थोड़ी देर वहाँ खड़े थे, बस देख रहे थे कि वांगजी को कैसे मोशांशु डांट रहा है, और वांगजी बहुत ही प्यार से ये सब कुछ सुन रहा है। फिर मोशांशु उन्हें डांटते हुए कहता है, आप हंस रहे हैं? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हाँ राजकुमार लान। तभी वांगजी बोलता है, लैनसैन। क्या? मोशांशु कहता है। वांगजी कहता है, तो मुझे लैनसैन बुलाओ। लैनसैन? हाँ, ये मेरा बर्थ नेम है। बट राजकुमार लान मैं कैसे? मैंने कहा ना, इसका परमिशन खुद मैं दे रहा हूँ, तो तुम मुझे सबके सामने सिर्फ लैनसैन बुलाओगे। हम दोस्त हैं, तो क्या तुम मेरा बर्थ नेम यूज़ नहीं कर सकते? तो मोशांशु कहता है, हाँ ठीक है, मुझे माफ़ कीजिए, बट मुझे मेरा बर्थ नेम क्या है मुझे नहीं पता, सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मोशांशु ये नाम भी प्यारा है। और वैसा कहकर वहाँ से टर्न होता है, और तभी देखता है कि वहाँ पर उसके गगा खड़े हैं। वांगजी अपने गगा के पास जाता है, और वहाँ मोशांशु कन्फ्यूजन में अभी भी खड़ा हुआ था। वो भी जेवोजुन के पास आता है और उसे ग्रीट करता है, और तब लैन हुआन उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं वांगजी से, वांगजी ये सब क्या है? मैंने सुना, सैनिकों ने मुझे बताया कि राजकुमार वे कितने ख़राब काम कर रहे थे, इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे तुम्हें, तुम चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। और फिर मोशांशु फिर से गुस्से में आते हुए कहता है, वही तो जेवोजुन, मैंने इनसे कहा कि ऐसे कैसे खड़े हो सकते थे? अभी वो पर्सन उन्हें टच कर लेता, क्या उन्हें बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं थी? और वो कैसे चुपचाप बस खड़े होकर देख रहे थे कि कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है इनका, और इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और अभी देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं। वांगजी मोशांशु की तरफ देखता है और अपने गगा की तरफ भी, और तब कहता है कि क्या अल्फ़ा ऐसे नहीं होते? क्या वो ओमेगा को ऐसा नहीं समझते? हर एक अल्फ़ा यही समझता है। तो फिर दोनों ही एक साथ कहते हैं, बिल्कुल नहीं। और तब वांगजी मोशांशु और अपने गगा की तरफ देखता है, तो मोशांशु कहता है, अल्फ़ा ऐसे नहीं होते, वो अपनी ओमेगा की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, उसे अपने बराबर समझते हैं। वो ओमेगा है तो क्या हुआ, ओमेगा के पास पावर है बर्थ देने की, वो एक नई दुनिया को रच सकता है, बना सकता है, और हम अल्फ़ा तो कुछ भी नहीं है। ओमेगा तो ग्रेट है, महान है, और इस तरीके से उसका डिसरिस्पेक्ट करना कितनी ज़्यादा गलत है। अगर हर अल्फ़ा ऐसा करता है तो वो अल्फ़ा कहलाने के लायक भी नहीं है। ऐसे अल्फ़ा को तो मार मार के गधा बनाना देना चाहिए, इतनी उसे मारना चाहिए ना कि उसे होश आ जाए कि ओमेगा क्या है।
उसे अपनी माँ याद आ जाए। आखिर उसकी माँ भी तो एक ओमेगा ही थी ना। ये बात शायद अल्फ़ा भूल जाते हैं, इसीलिए इस तरीके से वो ओमेगा की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मेरा तो खून खौल जाता है ऐसे समय देखकर। मोशांशु गुस्से में था। तो फिर वहाँ से जेवोजुन कहते हैं, मोशांशु कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम हैंडल करेंगे, तुम फिक्र मत करो। राजकुमार वे को हम अच्छे से पनिश करेंगे, इसलिए तुम अपने क्लासेस में जाओ। बाकी तुम्हें सारे काम देखने होंगे ना। मोशांशु वहाँ ग्रीट करता है दोनों को और वहाँ से चला जाता है। पर अभी भी वो गुस्से में था, अपने में ही मम्बल कर रहा था, जाते जाते भी। वांगजी ये सब कुछ देख के मुस्कुरा रहा था। और तब फिर हमारे जेवोजुन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये क्या था वांगजी? वांगजी कहता है, गग मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया। क्या? गग मेरा हस्बैंड विंग वापस आ चुका है और ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है। आखिरकार मैंने इतना इंतज़ार किया और मेरा विंग अब मेरे पास है। वांगजी विंग? क्या राजकुमार लू यांग? बिल्कुल भी नहीं गग, वो इंसान तो कितना ज़्यादा एरोगेंट है, दोबारा मिला तो उसकी गर्दन ही काट दूँगा। मैंने तो अपने विंग की बात की जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा है। वांगजी मेरे को समझा नहीं। गग क्या आपको पता है कि सोईबियान किसकी तलवार थी? हाँ, हमारे राजकुमार वे के पिता की, वे चांसे की। और फ्लूट जो चंचुंग है, हाँ, कांसे सरन की थी, जो विंग की मदर है। मैं ये फ्लूट और तलवार को जानता हूँ, मैंने कई बार उनसे मिलने गया था। मैं छोटा था बट मुझे याद है इसके बारे में। पर तुम क्यों पूछ रहे वांगजी? गग क्या आपने कभी भी मोशांशु की तलवार को नोटिस किया है? वो सोईबियान है गग। और चिनचिन जो अपने हाथ में लेकर वो चलता है, वो चिनचिन ही है जो कांसे सरन की तलवार थी और एक फ्लूट थी। वांगजी बट ये कैसे हो सकता है? तुमने कैसे देखा? वो तो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ भी नहीं करते। आज किया उसने। आज उसने मेरे लिए अपनी स्वॉर्ड को फेंका, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, अपनी स्वॉर्ड का यूज़ किया। उस स्वॉर्ड पर साफ साफ सोईबियान लिखा हुआ है और सोईबियान महाराज वे चांसे की तलवार है। ये बात आपको पता है। और जो नेक्स्ट राजकुमार होगा उसे ही महाराज की तलवार मिलती है, जो नेक्स्ट हायर होगा, राजा होगा। और ये वे लू यांग के पास नहीं है, विंग के पास है, राजकुमार वे के पास, यानी मोशांशु के पास है। वांगजी इसका मतलब? हाँ, विंग ही मोशांशु है और मोशांशु ही विंग है। इसलिए तुमने इसे राइट दिया तो उस अपने बर्थ नेम को यूज़ करने का। हाँ, तो मेरा हस्बैंड है तो क्या राइट मुझे नहीं देना चाहिए? वांगजी तुम भी ना, तुमने उसे बताया क्यों नहीं, उसे कहा क्यों नहीं? अभी नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी काबिलियत को, अपने आप को इस पूरे लैंग के सामने साबित करे। वो साबित करे कि वो हंगवंग जुन के स्पाउस बनने के काबिल है। वो हंगवंग जुन को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसे बचा सकता है, उसे सेफ रख सकता है और उसे बहुत सारा प्यार कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि वो सबके सामने इस चीज़ को साबित करे, वरना सिर्फ इसलिए वो मुझसे शादी करे कि हम दोनों की शादी फिक्स्ड है। मैं इसलिए नहीं चाहता कि मैं उससे शादी करूँ। वांगजी मैं पता नहीं क्यों गगा, बट मैं शुरू से ही मोशांशु की तरफ हल्की सी अटैचमेंट फील करता था और आज ये प्रूफ हो गया कि वो क्यों है। बट क्या तुम सच में कन्फर्म हो कि उसके ऊपर सोबियान ही लिखी थी? गगा क्या आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ूँगा? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उसकी तलवार को देख सकते हैं। ठीक है वांगजी, मैं इस पर भरोसा करता हूँ, बट उन्हें याद क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है, वो क्यों झूठ बोल रहा है और आज उसने ऐसा क्यों किया? उसने तो अपने भाई को भी नहीं पहचाना, अपने छोटे भाई को। बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि शायद उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी पहचान में उसे याद नहीं है। महाराज बेजान से और कांसे सरन के साथ क्या हुआ महारानी, हमें कुछ भी नहीं पता और इनके साथ क्या हुआ ये अभी हम नहीं जानते। इसलिए सबसे पहले हमें ये सब कुछ रियलाइज़ करना होगा कि आखिर क्या हुआ, ढूंढना होगा और इनकी काबिलियत लैंग के सामने साबित करनी होगी ताकि ये पूरी राइट के साथ मुझसे शादी कर सके। इसका मतलब वांगजी अपने स्पाउस को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है।
आपको तो पता है ना, अंकल शादी के हमेशा खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरी और विंग की शादी हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो अंकल को मनाए, अपनी काबिलियत उनके सामने साबित करे कि वो मुझसे शादी कर सकता है और अंकल खुद इसकी परमिशन दे। मैं अंकल के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहता। पांग जी, मुझे पता है तुम अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हाँ, अच्छा चलो ऐसा करो, तुम जाओ, बाकी राजकुमार को और क्लैंस को मैं देख लूँगा। वैसे अंकल ने क्या कहा? कुछ नहीं पांग जी, रहने दो, वो बात रहने, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फिर पांग जी वहाँ से ऐसा कहकर अपने कमरे में हांशी में चला आता है और वहाँ चुपचाप बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हमारा मोशांशु वो गुस्से में अपने कमरे में आता है और फिर वो गुस्से से अपनी चीज़ों को फेंकते हुए कहता है, राजकुमार लान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करा था और आपने कुछ किया नहीं। वो सच में बहुत बुरा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार वे लुयांग, आप क्या नहीं, आपने मोशांशु से पंगा लिया है और अब आप रिग्रेट करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर गुस्से में अपने चुपचाप अपने बेड पर सो जाता है और यहाँ पर आज का पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और आज तो हमारा मोशांशु डिनर करने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था और ये बात हमारा लंजा नोटिस करता है कि उसका हस्बैंड तो आया ही नहीं और वो पाउट कर लेता है। और हमारे जेबुजुन ये सब कुछ देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे कि वांग जी पहली बार किसी को ढूंढ रहा है, किसी के लिए बेचैन हो रहा है। और वो उन डिसिपल से पूछता है कि आखिर ये मोशांशु आया क्यों नहीं खाने पे। तो फिर वो कहते हैं कि हमने पूछा था, दरवाजे पे नॉक भी की थी, बट उन्होंने कहा यार नहीं भूख नहीं है, इसीलिए वो नहीं आए। वांग जी पाउट करते हुए अपने गग की तरफ देखता है अपनी कंप्लेन भरी आइज से और कहते हैं, गग देखिए ये लड़का कितना ख़राब है, इससे बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी। वांग जी पाउट कर रहा था। तब हमारे जेबुजुन हंसते हुए कहते हैं, उसे थोड़ी ना पता है कि उसकी वाइफ ही इंतज़ार कर रही है यहाँ पर उसका। गग वाइफ ही नहीं, हस्बैंड। वांग जी तुम भी ना, तुम बहुत ही ज़्यादा शैतान हो, वैसे बहुत डांटने वाला हूँ सच में। और फिर वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है और अपने खाने को फिनिश कर लेने के बाद वो मोशांशु के लिए खुद खाना लेता है और उसके डोर पर जाके नॉक करता है। मोशांशु तो सो रहा था, उसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और क्योंकि आज पूरे दिन बहुत ही सारे काम थे, थकान हो गई थी उसे भी, क्योंकि वो सभी डिसिपल्स को हेल्प कर रहा था जिसे ज़रूरत थी। सो आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। तो फिर डोर पे नॉक होती है तो वो गुस्से में कहता है, उसे लगता है कि वही सब डिसिपल होंगे। तो कहता है, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है और मुझे खाने में कोई रुचि नहीं है, मैं कल खा लूँगा। तो फिर वांगची कहता है, मोशांशु ये मैं हूँ। तो फिर मोशांशु जल्दी से उठता है और गेट खुलता है। वो सिर्फ अपने इनर रोब्स में था और फिर वांगची टेबल पे फूड रखता है और अपनी आइज़ को टर्न कर लेता है। तो फिर मोशांशु कहता है, राजकुमार लान क्या हुआ? तो फिर वांगची कहता है, तुम कपड़े पहन सकते हो। और तब मोशांशु को रियलाइज़ होता है कि वो तो सिर्फ इनर रोब्स में है। वो जल्दी से अपनी आउटर रोब पहन लेता है और तब वांगजी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैंने कहा ना तो मुझे लंचा बुलाओगे, राजकुमार लान नहीं। फिर मोशांशु कहता है, ठीक है लंचा, हाँ थोड़ा ऑकवर्ड है बट चलेगा ना। मैं थोड़े थोड़े दिन पे क्या प्रैक्टिस करने के लिए बुला सकता हूँ आपको, मतलब क्या मुझे थोड़ा समय देंगे? तो फिर हमारा वांगची कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और फिर वांगची कहता है, तुम खाना खा लो। और तुम खाना खाने क्यों नहीं आए थे? क्या तुम्हें पता नहीं है हम यहाँ पर फूड वेस्ट नहीं करते, ये भी एक नियम है, क्या तुम भूल गए? मोशांशु कहता है, हाँ और नियम ये भी है कि हमें कभी भी खुद को किसी के सामने झुकने नहीं देना चाहिए और खुद की जो भी डिसरिस्पेक्ट करे उसे अच्छे से जवाब देना चाहिए, बट आप ये भूल गए थे। वांगची हंसते हुए कहता है, हाँ ये बात तो है, बट पनिशमेंट उसे ऑलरेडी मिल चुकी है। मिल चुकी क्या मिली है? उसे ऑलरेडी मेरी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए पूरे 20 करोड़ की सज़ा मिली है और अभी वो अपने आप को इलाज करा रहा है हीलर के पास, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसे अच्छा पनिशमेंट मिल चुका है। और ये सुनकर हमारा मोशांशु खुश हो जाता है और वह कहता है, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही किया आपने, आखिर उस अल्फ़ा की हिम्मत कैसे हुई? तो फिर हमारा वांगची कहता है, अब बस भी करो,
चलो खाना खा लो। और फिर मो शानशु चुपचाप अपना खाना खाने के लिए बैठ जाता है और वांगजी भी उसके पास बैठ जाता है। मो शानशु अपना खाना खा रहा था और वांगजी चाय पी रहा था। जब मो शानशु का खाना ख़त्म हो जाता है तो वांगजी से कहता है मो शानशु। तो फिर मो शानशु कहते हैं हाँ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है तुम्हें अपने बचपन का क्या कुछ याद है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स और तुम कहाँ बड़े हुए, क्या बड़े हुए, कैसे। तो फिर मो शानशु पाउट करते हुए कहता है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे कुछ कुछ याद है, मैंने हमेशा खुद को मोकलांग के उस पैलेस में पाया है और हमेशा से ही राजकुमार यांग मेरे साथ थे, मोयांग। और मैंने हमेशा ही अपने पेरेंट्स के बारे में उनसे पूछा बट उन्होंने कभी भी कोई आंसर नहीं किया, इसलिए मुझे याद नहीं कि मेरे पेरेंट्स कौन है, मैं कौन हूँ। मैंने हमेशा ही खुद को मो शानशु के नाम से सबको बोलते हुए सुना है और मेरे पेरेंट्स का तो किसी को कोई पता नहीं है। वांगजी कहते हैं इसके में तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं। फिर हमारा मो शानशु कहता है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वांगजी कहता है कोई नहीं, वैसे कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या तुम भी उसे अटेंड करोगे। तो फिर मो शानशु कहते हैं हाँ, मुझे सारी क्लासेस अटेंड करनी होंगी ताकि मैं आपके डिसिपल बनने के लिए अच्छे से क्वालिफाई कर सकूं। फिर हमारा वांगजी कहता है वैसे क्या तुम डेमोनिक एनर्जी यूज़ करते हो। तो फिर मो शानशु कहते हैं हाँ, मतलब मैं दोनों ही कल्टीवेशन को कल्टीवेट करता हूँ। मो क्लैन में दोनों ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी और मुझे राजकुमार को प्रोटेक्ट करना था, मैं उनका पर्सनल बॉडीगार्ड भी था, इसलिए मैंने काफ़ी सारी टेक्निक्स चीज़ें सीखी हुई हैं। सो मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हूँ। तो फिर वांगजी कहता है तो फिर तुम्हें इतने सारे क्लासेस लेने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे साथ एडवांस क्लासेस क्यों नहीं लेते हैं। एडवांस क्लासेस, हाँ, जो भी लोग ट्रेंड होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो एडवांस क्लासेस लेते हैं ताकि उनकी ट्रेनिंग को और भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट मिल सके, बूस्ट किया जा सके और उनकी ट्रेनिंग, उनकी काबिलियत अच्छे से निखर कर वापस आए। इसका मतलब ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मुझे शुरू से सब कुछ पढ़ना नहीं होगा, मैं ये कर सकता हूँ। वांगजी कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं अंकल से बात करूँगा और अगर वो तुम्हारी एक बार वो टेस्ट लेंगे, अगर तुम उस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो तुम वही क्लासेस मेरे साथ कर सकते हो जो मैं करता हूँ। क्या तुम्हें और अगर क्लासेस करनी हो तो तुम कर सकते हो। हमारा मो शानशु खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे वो कहता है आपका बताने का शुक्रिया रंजान। और वांगजी तो इसे सुनकर खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है वैसे तुम्हें भूला नहीं है, मेरे खरगोश ने तुम्हें मिस किया, आज तुम खरगोशों के पास नहीं आए। पता है वो गुस्सा करे थे तुम पे, आखिर तुम उनसे मिलने क्यों नहीं आए। और फिर हमारा मो शानशु हंसते हुए कहता है ज़रूर, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि हमारे प्यारे खरगोश मुझसे नाराज़ ना हो, है ना। और वो स्माइल करने लगता है, वो अपनी ब्राइट सी क्यूट सी स्माइल देता है और वांगजी वहाँ से खड़ा हो जाता है, कहता है अब तुम रेस्ट करो, कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और वैसे कह वहाँ से चुपचाप चला जाता है और हमारा मो शानशु भी अपने बेड पर आकर चुपचाप लेट जाता है और सोने की तैयारी करता है। और जैसे ही वांगजी चुपचाप वहाँ से हांची पे आता है, वो अपने गगा को हग कर लेता है और फिर हमारे जिवुजुन कहते हैं क्या हुआ, आज वांगजी इतना खुश है, क्यों। तो फिर वांगजी कहता है गगा वो मेरे साथ सारी एडवांस क्लासेस कर सकता है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है। क्या, हाँ, वो राजकुमार मो का पर्सनल बॉडीगार्ड था, इसीलिए उसे डेमोनिक कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल कल्टीवेशन दोनों में काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंड है। और आज तो मैंने देखा भी कि वो कितनी ज़्यादा स्किलफुली ये सब कुछ कर रहा था। उसने राजकुमार वे लुयांग के कोर को ब्लॉक कर दिया था ताकि वो अपनी डेमोनिक कल्टीवेशन की पावर को यूज़ ना कर सके। इसका मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ऑफ कोर्स वो हंगवुक जुन का स्पाउस है तो उसे स्ट्रॉन्ग तो होना ही होगा। वांगजी की ऐसी बातें सुनकर जिवुजुन कहते हैं हाँ नहीं वांगजी सही बात है, उसे टीज़ कर रहे थे। और वांगजी कहता है गो और वो जाके चुपचाप बेड पर सो जाता है। और यहाँ हमारे लैन हुआन भी अपने ड्रेसेस को चेंज करते हैं और वांगजी के पास आकर बेड पे जॉइन करते हैं और उसे प्यार से अपने आर्म्स में लेकर वो दोनों ही ब्रदर एक साथ प्यार से क्यूटली दोनों एक दूसरे को कडल करते हुए चुपचाप
सो जाते हैं।